हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो फाइनेंस के ऊपर है। फाइनेंस किस चिड़िया का नाम है, ये हम समझेंगे आज। फाइनेंस के अंदर क्या क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग डिसीजंस लेने के लिए खड़े हैं आज के डेट में कि मुझे फाइनेंस में मुझे फाइनेंस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लाइफ का। जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले 12th स्टैंडर्ड का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैं सोच रहा था कि मुझे कौन सा ब्रांच चाहिए। कंप्यूटर साइंस मुझे लेना चाहिए कि मुझे मैकेनिकल लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहिए। क्योंकि एज अ 10th 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मुझे इन सारे स्ट्रीम्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं आज की डेट में जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। उनके लिए शशि ड्रीम फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत एक्सपर्ट्स को मेरी तरह आपके पास लेके आता है और आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। जो कंटिन्यू करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। सोशल सर्विस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। शुरू करते हैं। फाइनेंस किस चिड़िया का नाम है, ये सोचने से पहले, इधर जाने से पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइस बढ़ता जाएगा, डिमांड कम होती जाएगी प्राइस कम होता जाएगा। सप्लाई अगर बढ़ती जाएगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, तो प्राइस कम हो जाएगी। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, राइट? क्या कॉन्सेप्ट है? जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता जाएगा, और जिस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है उस चीज़ का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो मार्च में ये अपने इंडिया में कोविड आया। मार्च में लॉकडाउन हुआ। बेसिकली 23 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन में गए हम लोग ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो मास्क और सैनिटाइजर्स थे उनके शॉर्टेज होने लगे। शॉर्टेज होने की वजह से क्या हुआ, सप्लाई साइड जो है वो कम होने लगी। सप्लाई ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स वर नॉट देयर, लेकिन जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। सब लोगों को मास्क चाहिए, सब लोगों को सैनिटाइजर चाहिए, सब लोगों को हैंड वॉश चाहिए। सब ये जो चीज़ें थी, ये जो प्रोडक्ट्स थे, इनका जो डिमांड था वो बढ़ता गया, बट सप्लाई उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म में। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो प्राइस थे इनके, ये बहुत बढ़ने लगे। लोग कुछ भी चार्ज कर रहे हैं। 20 रुपए के सैनिटाइजर के लिए 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 20 रुपए के मास्क के लिए 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं। So why I started with this? Why did I start with economics concept of law of demand and law of supply? It is very important to understand this concept before we move on into finance. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो मदर ऑफ फाइनेंस है। इकोनॉमिक्स से ही सारी स्ट्रीम्स निकलती है। जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सारी की सारी स्ट्रीम्स निकलेंगी इवेंचुअली इकोनॉमिक्स से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? तो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी आते हैं और बात करते हैं फाइनेंस की। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये बीच में कंसिडर करेंगे, प्रोडक्ट को बीच में कंसिडर करेंगे। कौन से प्रोडक्ट की बात करी हमने बात करी मास्क की, सैनिटाइजर की। लेट्स से मास्क और सैनिटाइजर यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट है। यहाँ पे कोई खरीद रहा है, ये बायर्स है। ठीक है, ये वाला हाथ बायर्स होगा, ये वाला हाथ सेलर्स होगा, और ये बीच में प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है मास्क और सैनिटाइजर। यहाँ पे कौन है? बायर है जो खरीदेगा, और यहाँ पे कौन है? सेलर है जो बेचेगा। बायर क्या खरीद रहा है? ये प्रोडक्ट, दैट इज मास्क और सैनिटाइजर खरीद रहा है। सेलर क्या बेच रहा है? यही प्रोडक्ट, दैट इज मास्क और सैनिटाइजर बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बायर है, एक प्रोडक्ट है, एक सेलर है। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेट्स से दिस इज बाय साइड, दिस इज सेल साइड, एंड दिस इज द मार्केट। मार्केट में हमने क्या बेच रहे हैं?
अभी हम लोग बेच रहे हैं सैनिटाइजर्स और मास्क। सो सैनिटाइजर और मास्क मार्केट में बिक रहा है, बाय साइड इसको खरीद रही है, सेल साइड इसको बेच रही है। जल्दी से मैं इसी कॉन्सेप्ट को उठा के अभी फाइनेंस में लगाऊंगा, ध्यान देना प्लीज। मैं कह रहा हूँ ये जो दो प्रोडक्ट्स है इसके दोनों की जगह एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट रख देते हैं। अभी क्या है फाइनेंशियल प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं जाते हैं। मास्क और सैनिटाइजर मार्केट में थे, इनकी जगह पे मैंने दो फाइनेंशियल प्रोडक्ट रख दिए। इनका भी एक बाय साइड हो गया, इनका भी एक सेल साइड हो गया। जैसे नॉर्मल इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रोडक्ट्स बिकते हैं, आपको फ्रूट्स खरीदने हैं तो आप फ्रूट मार्केट जाओगे, आपको लैपटॉप खरीदना है तो आप रिलायंस डिजिटल जाओगे, या आप मतलब बेसिकली आप जहाँ पे लैपटॉप मिलता है लैपटॉप मार्केट में जाओगे। वेरी वेरी सिंपल चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ। जिस चीज़ से मैंने शुरू किया था वो चीज़ को एक बार फिर से लेके आते हैं और फिर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो आपको बताता हूँ मैं। तो हमने एक नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ किया जिसकी डिमांड रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दैट इज मास्क एंड सैनिटाइजर। हमने कहा बीच में मार्केट है, मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर है, यहाँ पे बाय साइड है जो खरीदेंगे इसको, यहाँ पे सेल साइड है जो बेचेंगे इसको। यहाँ तक सब लोग को समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टेक इट टू फाइनेंस का लेवल। अभी जो प्रोडक्ट्स है मास्क और सैनिटाइजर, इनकी जगह पे मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट रखना चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, क्या खरीदना चाह रहे हो आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, आप क्या खरीदना चाह रहे हो ये सोचो पहले। आप बाय साइड में बैठ रहे हो कि आप सेल साइड में बैठ रहे हो। फाइनेंस के अंदर ये सोचना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट क्या है पहले, कि ये जो बेच रहा है, जो सेल साइड वाला है ये क्या बेच रहा है, और ये जो बाय साइड वाला है ये क्या खरीद रहा है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा तो आप फाइनेंस में फिर एंट्री करना बहुत मुश्किल नहीं है। फिर आप अंदर घुस के पढ़ना चालू कर सकते हो खुद के बारे में, उसके बारे में आप समझ सकते हो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है इक्विटी। नाम सुना है इक्विटी? इक्विटी का मतलब हुआ स्टॉक, शेयर्स। ठीक है, इक्विटी में आप इधर बाय साइड में, सपोज अभी आप बाय साइड में हो तो आप क्या खरीद रहे हो? आप इक्विटी खरीद रहे हो किसी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का मैंने एक शेयर खरीदा तो मैंने इक्विटी खरीदा, एक शेयर खरीद लिया। सो मैं जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसमें एक प्रोडक्ट हो गया क्या? इक्विटी। अभी मेरे को इक्विटी खरीदना है तो मैं फ्रूट मार्केट में खरीद सकता हूँ क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। कैसी बात कर रहे हो सर, फ्रूट मार्केट में इक्विटी कैसे मिलेगा? ओके, तो इक्विटी कहाँ मिलेगा सर? स्टॉक मार्केट में मिलेगा। ठीक है ना, चलो स्टॉक मार्केट चलते हैं। सो मैं बाय साइड में हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में गया और स्टॉक मार्केट में मैं क्या खरीद रहा हूँ? मैं इक्विटी खरीद रहा हूँ। अब कौन बेच कौन रहा है ये इक्विटी? वही तो सेलर होगा। देखो, समझना है अगर चीजों को तो उसको एकदम फंडामेंटल पे लेके जाओ और वहां से समझना शुरू करो। देखो सब चीजें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। तो इक्विटी की बात कर रहे हैं। अभी जो इक्विटी है, ये इक्विटी क्या है? शेयर्स है, नथिंग बट शेयर्स। मैं अगर रिलायंस का शेयर खरीदता हूँ तो मैं रिलायंस का इक्विटी होल्डर बन जाऊंगा। पर मैं जो खरीद रहा हूँ, ये इक्विटी खरीद रहा हूँ मैं, ये बाय साइड है, याद रखना। ये वाला हाथ बाय साइड, ये वाला हाथ सेल साइड। मैं खरीद रहा हूँ, यहाँ पे इक्विटी खरीद रहा हूँ। एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल, इक्विटी की। मैं इक्विटी खरीद रहा हूँ। ठीक है, मैं इक्विटी खरीद रहा हूँ। कौन बेच कौन रहा है ये इक्विटी? मैं किससे खरीद रहा हूँ ये इक्विटी? मैं फ्रूट मार्केट जाता हूँ, मुझे सामने सेलर दिखता है, वो फ्रूट सेलर खड़ा है, मैं फ्रूट बायर खड़ा हूँ, बीच में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वो उसने मुझे प्रोडक्ट दिया, मैंने जो भी भाव करना था वो भाव किया और उसको पेमेंट दिया और मैं आ गया लेके प्रोडक्ट। वेरी इजी टू बाय फ्रूट्स, राइट? या तो फिर मैं बिग बास्केट पे चला गया, मैं अमेजन पे चला गया, मैं फ्लिपकार्ट पे चला गया और वहां जाके मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। वहां पे दिख रहा होता है सेलर का नाम कि दिस इज द सेलर हु इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट, दिस इज द सेलर हु इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट। जैसे कि फ्लिपकार्ट में होता है ई कार्ट, नीचे ई कार्ट होता है जो डिलीवरी भी करता है, जो सेल भी करता है, जो सेलर्स भी होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का। आप भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो जाके फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। पॉइंट क्या है, बात क्या हो रही है? बात हो रही है बाय साइड और सेल साइड की। ये जो बाय साइड है, यहाँ पे मैंने आपको रख दिया। आप क्या कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो? आप शेयर खरीद रहे हो। क्या, किसका शेयर खरीदा आपने? रिलायंस का शेयर खरीदा आपने। रिलायंस का शेयर आपने खरीद लिया, बेचा किसने था आपको? ये चीज समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कौन है सेलर? सामने सेलर नहीं दिख रहा है, जबकि आप कुछ और खरीदते हो, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको सेलर सामने दिख रहा होता है।
क्या मैं कमेंट में जान सकता हूँ कि कमेंट में क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बेच रहा है ये, कौन बेच रहा है, हु इज द सेलर? यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ, आप, मैं, सब लोगों को मैंने बाय साइड में रख दिया फिलहाल। ये जो बाय साइड में बैठे हैं लोग, ये खरीद रहे इक्विटी, पर बेच कौन रहा है? हु इज द सेलर? कैन आई नो दैट? कैन यू गाइस ट्राई? ओके, सो दो चीजें हो सकती है। एक चीज ये हो सकती है कि जो बेच रहा है वो पहली बार बेच रहा है, पहली बार बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ नाम शायद आप सबने सुना होगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रहा है, जो कि आईआरसीटीसी के लिए हुआ था 1 साल पहले। आईआरसीटीसी ने पहली बार कुछ मनी रेस किया, आईआरसीटीसी ने कुछ मनी रेस किया, वो पहली बार रेस किया। तो कौन था सेलर? आईआरसीटीसी था सेलर। कौन था बायर? हम लोग जैसे लोग थे बायर्स, जिन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स भी होंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होंगे। वेरी गुड कमेंट्स, थैंक यू सो मच। तो बाय साइड में हम लोग बैठे थे, सेल साइड में कौन था हम लोग सोच रहे थे। तो अगर ये आईपीओ का केस है तो कंपनी खुद बैठी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आईआरसीटीसी का आईपीओ हो रहा है तो आईआरसीटीसी इज द सेलर। कौन बायर है? हम लोग बायर है, रिटेल इन्वेस्टर्स बोलेंगे। हम लोगों को क्या बोलेंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स। एक अकेले रिटेल लोग हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बहुत बड़ा अमाउंट खरीदेंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो बाय साइड समझ में आ रहा है, या तो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे या तो फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड हो गया, ये भी इंस्टीट्यूशन, पेंशन फंड हो गया, एंडोमेंट फंड हो गया, बैंक्स हो गए, ठीक है, ये सारा इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। दीज आर इंस्टीट्यूशंस हु इन्वेस्ट इनटू दीज प्रोडक्ट्स, दीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें से हमने सिर्फ एक इक्विटी प्रोडक्ट की बात करी अभी। इक्विटी प्रोडक्ट में भी अलग अलग चीजें आ सकती है, अलग अलग चीजें आ सकती है इसके अंदर भी, और साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमको समझना होगा। सो एक पॉज लेते हैं और शुरू से वापस से 2 मिनट में रिवाइज करते हैं कि क्या बोल के कहाँ तक पहुंचे हैं। बात करी शुरू हमने मास्क और सैनिटाइजर से। हमने कहा बीच में मार्केट समझो, इधर जो मास्क और सैनिटाइजर खरीद रहा है बाय साइड, इधर जो मास्क और सैनिटाइजर बेच रहा है सेल साइड। इसी एनालॉजी को उठा के हमने फाइनेंस में लगाया। बीच में मार्केट समझो स्टॉक मार्केट, तो क्या बिक रहा है? स्टॉक्स बिक रहे हैं, शेयर्स बिक रहे हैं, इक्विटी बिक रही है। कौन खरीद रहा है? हम लोग खरीद रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। और कौन खरीद रहा है? और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। इधर कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? अगर आईपीओ हो रहा है तो कंपनी खुद बेच रही है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सब साथ में। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आईपीओ हो रहा है तो कंपनी खुद बेच रही है, सेलर कंपनी खुद होगी। आईआरसीटीसी के आईपीओ में आईआरसीटीसी इज द सेल साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आज अगर मैं आईआरसीटीसी का शेयर खरीदता हूँ तो खरीद सकता हूँ। मैं जाऊंगा जीरोधा पे, अपने ब्रोकर पे जाऊंगा और लॉग इन करके मैं आईआरसीटीसी का शेयर खरीद लूंगा। आई कैन डू दैट। तो मैं जब आईआरसीटीसी का शेयर खरीदूंगा तो कौन बेच रहा होगा ये शेयर? ये सोचो। अब ये शेयर कंपनी नहीं बेच रही है, अब ये शेयर कोई और बेच रहा है। मेरे जैसा ही कोई ट्रेडर है जिसके पास ये शेयर है, उससे मेरे पास आ गया। तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग। और आईपीओ जो हो रहा था वो प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा था। आईपीओ में द कंपनी इज सेलिंग इट, एंड सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इज नॉट सेलिंग इट। I am getting it from some other secondary trader, that is why this is called secondary market. For example, जब IPO हुआ, आपने IRCTC के 100 शेयर खरीद लिए और मैंने नहीं खरीद पाया। अब जब मैं शेयर खरीदना चाह रहा हूँ तो मुझे IRCTC नहीं बेचेगा, जबकि आपसे ले लूँगा मैं। मेरे को पता नहीं होगा कि मैं आपसे ले रहा हूँ, बट मैं आपसे ले लूँगा। ठीक है, सो लेट्स नाउ डाइवर्ट आवर अटेंशन टूवर्ड्स द रोल्स इन फाइनेंस। कि भाई क्या इसके अंदर रोल्स आएंगे? ये जो ज्ञान मिल रहा है इसके अंदर मैं क्या समझूँ कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, या मेरे को इक्विटी रिसर्च में जाना है, या मैंने ये सब नाम नहीं सुना है। मुझे बताओ पहले कि ये सब नाम होते क्या है, फाइनेंस में किस टाइप के जॉब्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर करता क्या है, ये पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, ये होता कौन है, ये बनते कैसे है। ये सब टाइप के क्वेश्चंस हमें समझ में आ रहे होंगे कि यार ये क्या चल रहा है। तो इसी चीज को प्लॉट करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, इसी के ऊपर इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं।
सो दिस इधर हमने फिर से बीच में मार्केट रखा हुआ है। मार्केट में इक्विटी नाम का एक प्रोडक्ट रख दिया मैंने। एक और प्रोडक्ट मैं अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ, दैट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड नाम सुना होगा आपने, या कॉर्पोरेट बॉन्ड भी सुना होगा। बॉन्ड क्या है? नथिंग बट डेट। अगर मैं बॉन्ड बेच रहा हूँ मतलब मैं डेट ले रहा हूँ। सो कंपनी या तो इक्विटी से पैसा उठा सकती है या तो डेट से, दैट इज बॉन्ड्स बेच के। मार्केट में अभी दो चीजें बिक रही है, इक्विटी और डेट, शेयर्स और बॉन्ड्स। इक्विटी और डेट, शेयर्स और बॉन्ड्स। कौन बेच रहा है? आईआरसीटीसी बेचेगा खुद। आईपीओ जब होगा तब प्राइमरी मार्केट में खुद आईआरसीटीसी बेचेगा ये। और खरीद कौन रहा है? हम लोग खरीद रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स, या हमारे बिहाफ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। हमारे बिहाफ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, सो दोनों साइड समझ के चलना साथ साथ, और मार्केट को भी समझ के चलना। नाउ लेट्स कम डाउन टू द बेसिक लेवल कि इधर कौन काम कर रहा है और इधर कौन काम कर रहा है। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने काम किया है सेल साइड में। मतलब सेल साइड में मतलब ये जो मार्केट था इसके सेल साइड में मैंने काम किया, इस साइड। बाय साइड में मैंने काम नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे कि आपको बाय साइड और सेल साइड दोनों समझ में आए। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग बाय साइड की स्टोरी। बाय साइड की स्टोरी ये है कि मैं एक बंदे के पास गया और उसको बोला मैंने, भाई मेरे पास ना खूब पैसा है, ये जो मेरे पास 10 करोड़ रुपए है ये मुझे इन्वेस्ट करने हैं। तो वो बंदे का नाम क्या होगा, वो बंदे की पोस्ट क्या होगी? मैं उस बंदे के पास गया, मैंने बोला यार ये 10 करोड़ रुपए है मेरे पास और ये 10 करोड़ को अच्छे से इन्वेस्ट कर दे गई, सो दैट मेरा जो पूरा जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है मेरे पूरे थ्रू टिल मे बी 80, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लो तुम कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो तब तक मेरा सारा खर्चा निकलता रहे। तो मैं ये जो बंदे के पास गया मैं, इसका नाम क्या है, इसका डेजिग्नेशन, इसका रोल क्या होगा? बाय साइड में एक बंदा है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा 10 करोड़ ले ले और इसका पोर्टफोलियो बना दे। तो वो बंदे का नाम होगा पोर्टफोलियो मैनेजर। बाय साइड में कौन बैठा है? पोर्टफोलियो मैनेजर। किसकी हेल्प कर रहा है? इन्वेस्टर्स की हेल्प कर रहा है। आप देखो म्यूचुअल फंड में ढेर सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे जिनको फंड मैनेजर्स बोला जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स होते हैं कि जो प्राइवेट क्लाइंट्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को केटर करते हैं। ये लोग बड़े बड़े क्लाइंट्स पकड़ते हैं, जैसे मैंने अभी तक बताया आपको एग्जांपल दिया 10 करोड़ का। तो मैं 10 करोड़ एक साथ अगर दूंगा उसको, ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट इट, ही इज गोइंग टू मेक अ पोर्टफोलियो। अब वो पोर्टफोलियो कैसे बनाता है, क्या करता है, इसके लिए मुझे स्टडी करना पड़ेगा फाइनेंस के अंदर कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए इक्विटी का परसेंटेज कितना लूँ, डेट का परसेंटेज कितना लूँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं, करेंसीज में करूँ कि नहीं, कमोडिटीज में करूँ कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ऊपर से। तो ये सब समझना माइक्रो लेवल पे जाके, वो नेक्स्ट लेवल आपकी पढ़ाई होगी कि आपको माइक्रो लेवल पे जाके ये सब समझना है। लेकिन आपका इंटरेस्ट है कि नहीं इसके अंदर, ये समझना है आज। तो ये समझो, मोटा मोटा समझो कि बाय साइड में पोर्टफोलियो मैनेजर इज देयर हु इज हेल्पिंग दीज इन्वेस्टर्स मेकिंग देयर पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टर को हेल्प कर रहा है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेल साइड वाला स्टोरी। सेल साइड वाला स्टोरी ये है कि मैं बैठा हूँ इन्वेस्टमेंट बैंक में। अभी इन्वेस्टमेंट बैंक का बिजनेस बहुत रिलेशनशिप बेस्ड होता है, बट स्टोरी को स्टोरी की तरह लेना। सो एक बंदा आया, ही केम टू द बैंक एंड ही सेड कि सर मेरे को ना 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने कहा भाई क्यों चाहिए 100 करोड़ रुपए? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड, क्यों चाहिए 100 करोड़ रुपए? सो द बंदा, ही वॉज एक्चुअली शुगर फैक्ट्री ओनर एंड दैट शुगर फैक्ट्री इज अ बिग ह्यूज फैक्ट्री। बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा टन्स क्रश्ड पर डे होता है, 10,000 टन्स एक दिन में क्रश कर देते हैं। सो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। सो इतना बड़ा शुगर फैक्ट्री है और उसको 100 करोड़ रुपए चाहिए। ही केम टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर, दैट इज ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि मुझे आप दिला सकते हो क्या 100 करोड़ रुपए? देन आई सेड यार दिला तो मैं सकता हूँ, लेकिन तू बैंक के पास क्यों नहीं गया, मेरे पास क्यों आया, है ना? मेरे पास क्यों आया? तू बैंक के पास जा, SBI के पास जा, एक्सिस बैंक के पास जा, ICICI के पास जा, मेरे पास क्यों आ रहा है? वो जा उनके पास, वो तेरे को लोन दे देंगे, सब सिंडिकेट लोन बना के तेरे को मिक्स करके दे देंगे,
थोड़ा थोड़ा करके। सो ही सेइंग कि यार मैं ना गया था, और मैं गया था लेकिन क्या हुआ, मेरे नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, कहा कि नहीं दे पाएंगे लोन तुमको। अभी नंबर्स अच्छे नहीं का क्या मतलब हुआ, मुझे नहीं पता नंबर्स अच्छे नहीं का क्या मतलब हुआ। अगर मैं ऐसा बोलूँ एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर कि मुझे नहीं पता कि नंबर्स अच्छे नहीं है का क्या मतलब है, तो ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर को पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? कि भाई नंबर्स, कौन से नंबर्स अच्छे हैं, कौन से नंबर्स खराब है। अब जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स में क्या क्या बोलूँ मैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट्स है सारे, इनके अंदर जो नंबर्स होंगे वो अच्छे नहीं हैं या वो अच्छे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि बैंक उनको पैसा देगी कि नहीं देगी। तो ये शुगर फैक्ट्री ओनर बेचारा परेशान हो गया। वो परेशान होकर क्या बोल रहा है कि मेरे को बैंक पैसा नहीं दे रहा है, मेरे नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, क्या आप मुझे पैसा दे सकते हो? इसी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस चलता है। क्या बेसिस है? जिनको पैसा आसानी से नहीं मिलता, जिनको बैंक नहीं लोन दे रही है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? सेल साइड में खड़ा है। तो अब मैं क्या करूंगा? उस पे आते हैं, ठीक है ना। ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड, दिस इज द बाय साइड, दिस साइड इज द सेल साइड। बाय साइड में कौन बैठा है? पोर्टफोलियो मैनेजर, हु इज हेल्पिंग रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डू व्हाट? डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दैट इज व्हाट? इधर से इन्वेस्ट कर, किसमें? मार्केट के अंदर। ये जो बीच में मार्केट है, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है कौन? इधर से रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा पोर्टफोलियो मैनेजर इज इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट। दैट इज द बाय साइड से पैसा आ रहा है। अभी सेल साइड में पैसा जा रहा है। सेल साइड वाला कुछ बेच रहा है, बाय साइड वाला कुछ खरीद रहा है। सेल साइड वाले की मदद इन्वेस्टमेंट बैंकर करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑन द सेल साइड। I was sitting in a place of investment banker for some time and I was telling the story कि वो बंदा आया, उसको बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे पास आया। मैं क्या करूँगा? जादू की छड़ी थोड़ी है मेरे पास जब मैं कुछ कर दूंगा। तो मैं एक स्टोरी बनाऊंगा, मैं एक ऐसी स्टोरी बनाऊंगा जो कि मैं बेच सकूं। किसको? बायर्स को। पर सर आप तो बोल रहे थे कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो। क्या प्रोडक्ट? इक्विटी, डेट बेच रहे थे सर अभी तो आप। हाँ, मैं इक्विटी और डेट ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो बेचने के लिए मुझे एक स्टोरी बनानी पड़ेगी कि मेरे नंबर्स खराब है तो क्यों है, और फ्यूचर में मेरे नंबर्स अच्छे होंगे तो क्यों होंगे। मेरे नंबर्स आज खराब है या पास्ट में खराब थे तो क्यों थे, और फ्यूचर में क्या होगा, क्यों अच्छे होंगे, क्या स्टोरी है? What is the story? So I'll tell you today, very important skill in today's world is storytelling. अगर आप स्टोरी बना सकते हो ना, तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। स्टोरीज बनाओ अलग अलग टाइप की। इन्वेस्टमेंट बैंकर का जॉब ही स्टोरी बनाना है। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करेगा? एक स्टोरी बनाएगा, स्टोरी बना के उसको एक पिच डेक में डालेगा। वर्ड समझो, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स मारते हैं बट ये है कुछ नहीं। पिच डेक में डालेगा, एक पीपीटी बना देगा। पीपीटी बना के क्या करेगा? सारे के सारे जितने इसके पास इन्वेस्टर्स की लिस्ट है सबको भेज देगा। सब में से कुछ आएगा कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। फिर कोई आएगा, फिर ये डील को पूरी तरह एंड तक लेके जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? स्टोरी बनाना, स्टोरी बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट काम था स्टोरी बनाना। अब आते हैं वापस से कि बाय साइड में किसका जॉब मिल रहा है? पोर्टफोलियो मैनेजर का। सेल साइड में कौन सा जॉब मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट बैंकर का। और ये मार्केट में जो जॉब मिल रहा है वो है रिसर्च का जॉब, रिसर्च का जॉब, इक्विटी रिसर्च का जॉब। अब आप बोलोगे सर आप मुझे बताओ ना 4 शेयर, कौन से 4 शेयर खरीदने चाहिए। मैं बोलूँगा यार मुझे मत पूछिए सर, है ना, तू अपना रिसर्च कर जाके, क्योंकि मैं बोलूँगा और फिर तेरा पैसा डूब गया। तुझे कितने साल के लिए पैसा लगाना है उस पर भी डिपेंड करता है, तुझे कितना लिक्विडिटी चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मुझे करना क्या है बेसिकली। मुझे कौन से स्टॉक्स मेरे लिए प्रेफरेबल है, ठीक है, कौन से स्टॉक्स मेरे लिए प्रेफरेबल है ये मैं किसी और से पूछ के नहीं कर सकता।
या तो वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर हो, या तो वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो, या तो वो इक्विटी रिसर्चर हो, तो वो मुझे अच्छे से बता पाएगा कि यार 4-5 क्वेश्चन मुझसे पूछेगा, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या एजेंडा है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क ऑब्जेक्टिव क्या है, और कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। इसके बाद वो एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाएगा। ठीक है, सो नाउ कंसोलिडेटिंग एवरीथिंग विच वी लर्न राइट नाउ इज, बीच में मार्केट है, दैट इज कैपिटल मार्केट्स के अंदर बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सब बिकेगा। कौन बेच रहा है? द कंपनी इज सेलिंग इट इन द प्राइमरी मार्केट। हु इज हेल्पिंग द कंपनी? इन्वेस्टमेंट बैंकर इज ऑन द सेल साइड, हु इज हेल्पिंग द कंपनी टू सेल दीज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कौन खरीद रहा है? ये बायर्स खरीद रहे हैं, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये खरीद रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर इज हेल्पिंग these guys to invest their money into the capital markets। एंड ये जो कैपिटल मार्केट्स है, इसके अंदर कौन लोग बैठे हैं? जो रिसर्च कर रहे हैं। इक्विटी के अंदर इक्विटी रिसर्च वाला बंदा बैठा है, बॉन्ड्स के अंदर बॉन्ड रिसर्च वाला बंदा बैठा है, रियल एस्टेट में रियल एस्टेट रिसर्च का बंदा बैठा है, कमोडिटी रिसर्च हो रहा है, करेंसीज रिसर्च हो रहा है, हर चीज़ रिसर्च हो रही है, रेगुलरली रिसर्च चल रहा है। क्यों हो रहा है ये रेगुलरली रिसर्च, क्यों चल रहा है? Because there are very important and very good opportunities that are coming out if you will do research, if you are continuously doing research on a single thing, then you will understand कि आपको money making opportunities मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मिलेंगी। रिसर्च बहुत important हो जाता है वहाँ। आप बोलोगे सर सिर्फ रिसर्च से कैसे होगा, मुझे तो ट्रेड भी करना नहीं आता। तो आपको आ जाएगा ट्रेड करना, आप शेयर वगैरह खरीद सकते हो, आप मतलब शेयर्स भी खरीद सकते हो, आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो, आप करेंसीज, कमोडिटीज़, ये सारी चीज़ें भी खरीद सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ कंसोलिडेट करते हैं सब पूरे चीज़ों को। तो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात करी, हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बात करी, इक्विटी रिसर्च फर्म्स के बारे में बात करी, और अदर रिसर्च फर्म्स के बारे में बात करी। तो ये वाले रोल्स हो सकते हैं जो कि फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे रोल्स, बहुत लुक्रेटिव रोल्स लगते हैं। क्यों ये रोल्स लुक्रेटिव है? क्यों मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत पैसा है फाइनेंस के अंदर? तो इसलिए लगता है ऐसा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर जब मैं था तो ये 100 करोड़ की डील की बात हम लोग कर रहे थे। अगर ये 100 करोड़ की डील हो जाती है तो ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसको इसमें से 1 से 2% मिल जाएगा। दैट मीन्स 1 से 2 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के हो जाएंगे। अब ये 1 से 2 करोड़ में से जो भी कट होगा उस बंदे का जिसने इस ट्रांजैक्शन पे काम किया है, स्टिल ही विल बी रियली बेटर ऑफ। जो उसका सैलरी होगा उससे ज़्यादा उसका बोनस हो जाएगा। So focusing on one transaction in a year and completing that transaction in 1 year is like super duper performance for that individual. Okay, so पूरा का पूरा डील देखना, end to end डील देखना, समझना, ये सब बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक में हो सकता है, where you know there are few people and बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे टीम्स बना दिए गए हैं। ठीक है, सो और एक रोल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आपने नाम सुना होगा, इकरा, क्रिसिल, ये सब का नाम सुना होगा। तो इकरा और क्रिसिल ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग रेटिंग दे रहे हैं। क्या रेटिंग? सिबिल स्कोर सुना है? सिबिल स्कोर होता है इंडिविजुअल्स का, वैसे ये लोग रेटिंग देते हैं कंपनीज को कि ये जो कंपनी है ये लोन अच्छा दे देगी वापस, और ये टाइम के साथ डाउनग्रेड और अपग्रेड हो सकती है। यस बैंक बहुत स्टोरीज में रहा, बहुत न्यूज़ में रहा पिछले 1 साल 1.5 साल। उसकी रेटिंग इतनी बार गिरी है और इतनी बार वापस ऊपर उठी है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इन पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पहले बोलती है यार ये AAA रेटेड है, बहुत अच्छा है, ये ना पैसा बराबर टाइम पे देगा, और जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है वो रेटिंग गिर के B में चली जाती है, फिर वो गिर के C में चली जाती है। तो भाई ठीक है ना, वो हो गया, उसके बाद तुम रेटिंग मुझे बता रहे हो कि हाँ कम हो गई रेटिंग, ओके
जस्ट किडिंग, मजाक अलग रखते हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि 2008 में जब क्राइसिस हुई थी तो क्या हुआ था, सब लोग ट्रिपल ए रेटिंग दे रहे थे हर चीज़ को। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स बनाए गए थे, CDS, CDOs, इनका फुल फॉर्म क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्या कहते हैं, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, कोलैटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट द फर्स्ट प्लेस। जब हम समझने की कोशिश करते हैं शुरू में तो समझ में नहीं आती है, तो वो प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं। लेकिन बात यह है कि इन प्रोडक्ट की रेटिंग्स जो थी वो सारे एनालिस्ट ने ट्रिपल ए ऐसी दी गई, सबको बोला खरीदो 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 खरीदो। क्या हुआ एंड में जाके, सब कुछ डिफॉल्ट हुआ, चेन ऑफ डिफॉल्ट था। इसलिए वो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो थी वो लिक्विडिटी क्राइसिस में आ गई, लिक्विडिटी ट्रैप हो गया। अब क्या करे इकोनॉमी को बचाने के लिए? तो हेलीकॉप्टर से पैसा फेंको यार। हाँ, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, ऐसे गोल गोल हेलीकॉप्टर घुमाओ, उसमें से नोट ही नोट उड़ाओ, नीचे नोट उड़ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं वाह क्या बात है। सो दिस इज क्वांटिटेटिव ईजिंग करो। क्या करो? पैसा छापो यार, नोट छापो, लोगों को बांटो, नोट छापो, लोगों को बांटो, तब जाके लोग खर्चा करेंगे, तब जाके इकोनॉमी वापस आएगी। इकोनॉमी वापस नहीं आएगी नहीं तो, समझ रहे हो? इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फाइनेंस पढ़ते पढ़ते साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यार क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस है। फाइनेंस तो एक्सट्रीम है बिजनेस में बस, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंट सर्टिफिकेशंस जो आप कर सकते हो, जो कि आपको इन 4 फील्ड्स तक ले जाएंगी। कौन से 4 फील्ड्स? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और ये रिसर्च फर्म्स, इक्विटी रिसर्च हो गया, बॉन्ड रिसर्च हो गया। तो CFA एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग एग्ज़ाम चल रहा है आजकल फाइनेंस के अंदर। जब मैंने इसको दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज था नहीं इसके बारे में। मैं एक इंजीनियर था बैकग्राउंड, और CFA देने का सोचा क्योंकि कुछ लोग दे रहे थे मेरे कॉलेज में, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी दे देता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। एंड वो ट्राई में होता चला गया एंड CFA लेवल 3 मैंने क्लियर कर लिया। सो मेरे को ऐसा लगा लेवल 3 क्लियर करने के बाद कि मैं इतनी पढ़ाई नहीं करता कभी। मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए करी क्योंकि लेवल 1 क्लियर कर लिया तो लोग मुझे देख रहे थे रिस्पेक्ट के साथ, तो मुझे लगा यार ये रिस्पेक्ट मुझे और चाहिए। सो कुछ चीज़ होती है जो अंदर से चाहिए होती है तुम्हें, तो मैं लेवल 2 की पढ़ाई करने लगा, फिर मैं लेवल 3 की पढ़ाई करने लगा। अगर ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप से नहीं स्ट्रक्चर्ड होता और ये डेट्स जो होती ये फिक्स नहीं होती एग्ज़ाम की, तो मैं इसको डीले करता रहता, मैं कंप्लेसेंट रहता अपनी लाइफ के साथ, और मैं कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नहीं पढ़ाई करता। कंफर्ट जोन से बाहर आके मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। सब हॉस्टल में रह के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हैलोवीन पार्टीज हो रही है अक्टूबर 31 अक्टूबर, एंड दिसंबर में मेरा लेवल 1 एग्ज़ाम है, तो मैं तो भाई बोल रहा हूँ कि तुम लोग जाओ यार, मैं तो नहीं जा सकता। सो इस टाइप के मैंने सैक्रिफाइसेस किए जो कि ज़रूरी थे। इसीलिए बोला कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा और पढ़ाई करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते थे फाइनेंस में जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, तो बार बार पढ़ के, बार बार वीडियोस देख के करके किसी तरह मैंने लेवल 1 क्लियर किया। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई शुड एडमिट इट। डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, बट लेवल 2 तक आई गॉट अ ग्रास्प ऑफ फाइनेंस। मेरे को समझ में आने लगा बॉन्ड्स क्या है, कैश फ्लोज कैसे होते हैं, IRR क्या होता है। फिर मैं वहाँ से मैंने पिक कर लिया। वहाँ से मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि लॉजिक ओरिएंटेड रहोगे, फंडामेंटल्स क्लियर रखोगे, थोड़ा मैथ्स अच्छा होगा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगी। नाउ डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है उसके ऊपर। कुछ लोग BCom होते हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स होते हैं, और कुछ लोग और अलग स्ट्रीम से आए होते हैं, BA वगैरह से। तो ये अलग अलग स्ट्रीम वाले लोगों को अलग अलग चीज़ों में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे मैं खुद का बताऊंगा तो इकोनॉमिक्स और क्वांट में मुझे उतनी दिक्कत नहीं आ रही थी जितनी मुझे FRA में आ रही थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग में जितनी आ रही थी दिक्कत। सेकेंडली, जितनी दिक्कत लोगों को BCom वालों को क्वांट्स में आती है उतनी FRA में नहीं आती है। सो वो डिपेंड करता है। 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट में से आपके हो सकता है दो अच्छे हो, 2 बहुत ख़राब हो, बाकी एवरेज हो।
ऐसा हो सकता है, और आपको अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइम डिवोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। सो दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द 3 लेवल्स। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है? सो आई विल कम टू द क्वेश्चंस वन बाय वन नाउ, एंड उसके बाद फिर से एंड में मैं कंसोलिडेट करूँगा सब कुछ। सो एंड तक रहना आप लोग। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है, ये बहुत मतलब इकोनॉमिक्स इज लाइक अम्ब्रेला है, ऊपर सबसे ऊपर इकोनॉमिक्स है, इसमें से सब कुछ निकल रहा है, एक एक ब्रांच निकल रही है, जैसे कि फाइनेंस एक ब्रांच हो गई इसकी। तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, स्टेम हो गया ट्री का, और उसमें से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं वो एक फाइनेंस का ब्रांच निकल गया, एक मार्केटिंग का निकल गया, एक सेल्स का निकल गया, एक ऑप्स का निकल गया, एक आईटी निकल गया। अभी डेटा एनालिसिस बहुत बहुत हॉट फील्ड चल रहा है, तो वो भी निकल गया, ठीक है। सो ऑल दीज आर ब्रांचेस एंड दिस इज द मेन स्टेम फ्रॉम विच दीज ब्रांचेस आर कमिंग आउट। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि व्हाट्स द डिफिकल्टी लेवल टू गेट इनटू गोल्डमैन सैक्स, व्हाट कैन वी डू टू गेट इनटू इट। सो आपको देखना होगा कि कौन कौन सी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्किल से भी नहीं होगा, कैसे मैं अप्लाई करूँ, कैसे मैं पहुँचूँ वहाँ तक। तो मैं आपको बताता हूँ, गोल्डमैन सैक्स का पूरा खुद का एक वेबसाइट बना हुआ है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि वो लोग क्या पूछते हैं और उनके क्या राउंड्स होते हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक कैंडिडेट से। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है वहाँ पे, जो फाइनेंशियल मॉडल अच्छा बना देता है। आपको कुछ टाइम मिलता है, इतने टाइम में आपको फाइनेंशियल मॉडल पूरा बना के देना होता है। अगर आप वो अच्छा कर देते हो और आप फिर अच्छा इंटरव्यू भी देते हो तो आपका गोल्डमैन सैक्स में हो सकता है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता वो चीज़, जस्ट वो रेलेवेंट स्किल्स हमें पता होनी चाहिए और उन पे हमने काम किया होना चाहिए। तो अगर आप आज से शुरू करते हो सोचना कि 2 साल बाद मुझे जॉब चाहिए, तो मैं 2 साल तक ये स्किल्स एक्वायर कर सकता हूँ धीरे धीरे, और 2 साल बाद जब मैं अप्लाई करूँगा, जब मैं अपना रेज्यूमे डालूंगा, इंटरव्यू के लिए जाऊँगा, तो मैं रिजेक्ट होके नहीं आऊँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी फॉर्म द स्टोरी, what are the key points that we should keep in mind? Thank you so much for asking this question. I'll tell you the story that we made. So हमारे पास ये शुगर क्लाइंट आया, ठीक है, इसके ऊपर वापस चलते हैं एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना ज़रूर। शुगर क्लाइंट आया, इसने मुझे बोला 100 करोड़ दो। मैंने बोला बैंक के पास क्यों नहीं गया? उसने बोला यार बैंक मुझे पैसा नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर्स अच्छे नहीं है। मैंने बोला चल तेरे नंबर्स दिखा। उसने मुझे अपने नंबर्स दिखाए, मैंने स्टोरी बनाना शुरू किया। अभी नंबर्स में क्या होगा? रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू क्या है? जो पैसा आ रहा है, सेल्स, वो रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा है, वो दोनों माइनस करेगा तो प्रॉफिट आएगा। अब जो प्रॉफिट नंबर है वो कम है, प्रॉफिट नंबर कम है। अब इसके अराउंड मुझे स्टोरी बनाना शुरू करना है। प्रॉफिट नंबर कम क्यों है? प्रॉफिट नंबर कम है क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। अब इसके अराउंड क्या स्टोरी बन सकती है? क्यों मेरा रेवेन्यू कम हो गया था? क्यों मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था? क्या ऐसा वन ऑफ इवेंट हुआ था कि उसकी वजह से ऐसा था? इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं फ्यूचर में, ना कि पास्ट में। पास्ट की मैंने एक स्टोरी बना दी कि यार ये रेवेन्यू इसमें कम था क्योंकि ऐसा ऐसा था, सम रीज़न, क्योंकि स्लो डाउन था, ये था वो था। अभी वो हो गया। अभी फ्यूचर जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैंने पूछा भाई तुझे 100 करोड़ रुपए क्यों चाहिए भाई? उसने बोला भाई 100 करोड़ चाहिए क्योंकि मेरे को कोजेन प्लांट बनाना है। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, 2 मिनट के लिए रुकना। कोजेन प्लांट बनाना है। कोजेन प्लांट क्या है? क्या है कोजेन प्लांट? तो उसने बोला भाई कोजेन प्लांट ये है कि मैं जब शुगर केन को क्रश करता हूँ तो उससे बगीज बच जाता है। बगीज, बगास, जो भी आप बोलते हो, वो जो कचरा है वो कचरा यूज करते हैं कोजेन प्लांट के अंदर एज अ फ्यूल, एंड उसको जलाते हैं 800 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाते हैं। ऊपर एक वाटर स्टीमर पड़ा होता है, स्टीम बनता है, एंड देन स्टीम इज पास थ्रू अ नैरो टर्बाइन। इंजीनियर्स को पता होगा जितना नैरो टर्बाइन होगा उतना प्रेशर के साथ स्टीम बाहर जाएगा। आगे एक नैरो दिस पाइप एंड आगे एक टर्बाइन लगाया हुआ होगा, वो स्टीम प्रेशर के साथ उस टर्बाइन को रोटेट करेगा एंड देन इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट। हो क्या था? 100 करोड़ रुपए आ गए, मैंने लगा दिए, किसमें? कोजेन प्लांट बना दिया। अब क्या हो रहा है? जो मेरा कचरा है, कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। वाओ, ये इलेक्ट्रिसिटी मैं वापस से अपने फैक्ट्री में डाल दूंगा और क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट खत्म हो जाएगा। यस और नो? यस। और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी वो बेच भी दूंगा, उससे मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स।
देखो आज पिछले नंबर्स जो है वो खराब थे, वो इसकी वजह से खराब थे, लेकिन आगे जाने वाले नंबर्स जो होंगे, जो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। क्यों अच्छे होंगे सर? इसका रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ने वाला है। कैसे सर? इसमें ना एक हम लोग ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे तो उससे पैसा मिलेगा। वेरी गुड, रेवेन्यू बढ़ गया। सर इसमें ना एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं। क्यों एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं? सर इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी ना वही हम फैक्ट्री बनाने के लिए यूज करेंगे, तो हमें जिंदगी भर अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का टेंशन खत्म। वेरी गुड। सो रेवेन्यू बढ़ गया, कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिट 2 गुना बढ़ गया। अब मैं क्या लोन रिपे कर सकता हूँ? यस। तो सर आप लोन क्यों नहीं दे रहे हो? इनको लोन दो ना। समझ रहे हो? दैट्स हाउ यू वीव अ स्टोरी अराउंड दोज नंबर्स एंड देन यू ट्राई टू सेल दैट स्टोरी। एंड वो स्टोरी अगर बिक जाती है तो आप हीरो बन गए, आपको बोनसेस मिलेंगे, आपको इतना बोनस मिलेगा जितना आपका साल का सैलरी नहीं होगा, उससे ज़्यादा बोनस मिलेगा आपको। अगर वो डील ट्रांजैक्शन में वो डील अगर कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मोस्ट रिलायबल साइट्स टू चेक मार्केट पोजीशन? सो आई थिंक मनी कंट्रोल इज गुड, investing.com इज गुड। ठीक है, ये सारी साइट्स अच्छी है। और आप दूसरे साइट्स पे जा सकते हो, आपको रिसर्च करना है tickertape.in पे जाओ, वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, अलग अलग सेक्टर्स चूज कर सकते हो, और सेक्टर्स के हिसाब से आप you can analyze different ratios and all, and then आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप ज़ीरोधा पे जा सकते हो और आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। माई एडवाइस विल बी कि आप एक बहुत छोटे नंबर से ट्रेडिंग शुरू करो, जहाँ से आप समझना शुरू करो पहले कि ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझो, और उसके बाद जाके आप थोड़ा बड़ा अमाउंट लगाना शुरू करो। स्टार्ट विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। What is the range of this statement numbers? What are these numbers mean? Top 10 brokerage firms. How can one become a broker? What are the branches of finance? Okay, branches of finance. सो गाइस, फाइनेंस के ब्रांचेस के अंदर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी ये जो फाइनेंस की पूरी स्ट्रीम है, ये मैंने पूरी आपके सामने एक पिक्चर में प्रेजेंट कर दी। सेल, बाय साइड, सेल साइड, मार्केट। तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन कौन से इसमें रोल्स हो सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च फर्म्स एंड देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। बेस्ट कॉलेजेस फॉर परसुइंग फाइनेंस। तो अभी डिपेंड करता है कि आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बैफ कर रहे हो, बैचलर डिग्री कर रहे हो, कि आप एमबीए की डिग्री करने जा रहे हो। तो आप एमबीए करने जा रहे हो तो IIM कैलकाटा इज़ द मोस्ट फेमस कॉलेज फॉर MBA फाइनेंस। गाइज, सॉरी सर, हाउ वी कैन एंटर इनटू फाइनेंस एज आवर करियर। सो आपको मैंने ये बताया कि फाइनेंस में एंटर करना है आपको, आप धीरे धीरे पढ़ना चालू करो। आपको ये मैंने समझा दिया अभी कि कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं। आप सेल साइड के बारे में पढ़ना चालू करो, आप डील्स के बारे में पढ़ना चालू करो, रिसेंटली कौन से IPOs हो रहे हैं देखना चालू करो, IPOs में जो प्राइस सेट करते हैं वो प्राइस कैसे सेट होता है ये सोचना चालू करो। IRCTC ने अपना जो प्राइस था वो 320 रुपये रखा था एक शेयर का, जबकि वो लिस्ट हुआ तो वो 700 रुपये पे लिस्ट हुआ। सोचो आप किसकी गलती थी, क्या था, इसके ऊपर सोचना चालू करो कि IRCTC ने 700 रुपये क्यों नहीं रखा। जब मैं अपनी चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं महंगी बेचूंगा ना, और मैं 320 की बेच रहा हूँ, सामने वाला 700 में खरीदने के लिए तैयार है। किसकी गलती है? मैं 320 में बेच रहा हूँ, मेरी गलती है, या उसकी गलती है वो 700 में खरीदने के लिए तैयार है? ये सब चीज़ें सोचना चालू करो, तब आप फाइनेंस के अंदर घुसना चालू करोगे। और डिग्रीज तो ठीक है यार, आजकल कोई भी डिग्री हो, किसी के पास भी, कोई भी कहीं भी जा रहा है। अब मैं को देख लो, अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सैमसंग में मैंने 3 साल काम किया, आज मैं आपको फाइनेंस का ज्ञान दे रहा हूँ कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के साथ आप, करंट अफेयर्स के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है, फाइनेंस के सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन किसको खरीद रहा है, कौन किसको खरीद रहा है। अभी एक डील हुआ जिसमें बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा। सो व्हाइट हैट जूनियर को 2000 करोड़ रुपए में खरीदा, 2000 करोड़ रुपए में खरीदा। 2000 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो है, ये जोक्स अपार्ट, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं इन चीज़ों को फॉलो करूँ, इन चीज़ों की न्यूज़ पढ़ूँ, इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है ये देखो। क्या पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वॉल्व था, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वॉल्व था, क्या एक लॉयर इन्वॉल्व था। तो ये जो लोग हैं इसमें से कौन सी चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है। अलग अलग आप सीरीज़ देखो, जैसे सूट्स हो गया, जैसे मनी हाइक्स हो गया, ये सब देखो आप, तो इसमें आपको पता चलेगा कि यार
ये लोग कर क्या रहे एक्चुअली, ये लोग जो कर रहे हैं वो कितना लुक्रेटिव है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो ये आपको समझ में आएगा एंड आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड अकाउंट्स? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइनेंस और अकाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अकाउंट्स इज बेसिकली मैं पेपर और पेन लेके अकाउंट बना रहा हूँ कि सेल्स इतना हुआ, इतना ये माइनस करके प्रॉफिट इतना हुआ, एसेट इतना है मेरे पास, लायबिलिटी इतना है मेरे पास। ये कौन कर रहा है? ये अकाउंट्स वाला बंदा कर रहा है। फाइनेंस वाला बंदा क्या कर रहा है? फाइनेंस वाला बोल रहा है फ्यूचर में क्या होने वाला है। फाइनेंस वाला एनालिसिस करके बोल रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों है, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों है, ये एसेट टर्नओवर रेशियो इतना ज़्यादा कैसे हो गया। डोंट गो इनटू टेक्निकल स्टफ, मतलब समझो। मतलब ये है कि फाइनेंस वाला बंदा बेसिकली एनालिसिस कर रहा है, एनालिस्ट है। और एक अकाउंटेंट और एक एनालिस्ट में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अकाउंटेंट इज डूइंग द अकाउंटिंग पार्ट एंड एनालिस्ट इज डूइंग द एनालिसिस पार्ट ऑफ दोज अकाउंट्स। ठीक है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल स्टॉक्स? अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर आप गूगल के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप डॉलर में इन्वेस्ट करोगे। और गूगल का स्टॉक मान लेते हैं, मतलब बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन मान लेते 10% रिटर्न देता है एक साल में आपको, उस साल में 10% रिटर्न देता है। तो वो 10% रिटर्न तो आपको मिल ही गया। साथ में आपने जब गूगल का स्टॉक बेचा तो आपको डॉलर में पैसा मिला। आपने जब डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया तो रुपी 10% डेप्रीशिएट हो चुका था उस साल, तो 20% रिटर्न आपको मिला है, विच इज अ फेनोमिनल रिटर्न अकॉर्डिंग टू मी। बहुत अच्छा रहेगा, आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है उससे पहले कि यार स्टॉक कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, वो चीप या एक्सपेंसिव होता है। अच्छा या बुरा नहीं होता, चीप या एक्सपेंसिव होता है। चीप स्टॉक्स आप खरीदना चाहोगे। चीप स्टॉक्स का मतलब ये नहीं कि मतलब यार एकदम घटिया वाले स्टॉक्स, नहीं। अच्छा स्टॉक जो सस्ते में मिल रहा है। अच्छा स्टॉक क्या होता है सर? मतलब यार 100 रुपए की चीज अगर 50 रुपए में मिल रही है तो खरीदो। अगर तुम्हें लगता है उसकी प्राइस 100 रुपए है तो कल 100 रुपए पहुंच जाएगा तो बेच देना। कल मतलब परसों, नहीं तो उसके बाद। कब पहुंचेगा ये नहीं पता है हमें, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये सस्ता बिक रहा है, ये अंडर वैल्यूड है, इसको खरीद लो। ये ओवर वैल्यूड है, इसको बेच दो। व्हाट इज द करियर पाथ इन फाइनेंस? सो करियर पाथ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। मेजरली स्पीकिंग ट्रेंडिंग जो चल रहा है आज के डेट में वो CFA है। दूसरी स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग है। फाइनेंशियल मॉडलिंग मैंने शुरू किया है अपना यूट्यूब चैनल, बट वो बहुत स्लो चलेगा। सो आपको फास्ट ट्रैक में करना है तो आप कहीं से कर लीजिए। अगर आपको स्लो चलेगा तो यूट्यूब चैनल मेरा देखिएगा आप। हाउ टू इम्प्रूव फाइनेंस कंडीशन इन दिस पैंडेमिक कंडीशंस? ओके, पैंडेमिक कंडीशंस में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें कन्वर्ट हो गई है, लाइफ कैसे चेंज हो गई है। मेरी लाइफ तो बहुत ज़ोरदार चेंज हो गई है। I used to teach like 150 hours in a month and now it's like 20-30 hours in a month. So you can see how drastically things are changing and how things, you know, बिजनेस के लिए भी चीज़ें ऐसी ही चेंज हुई। इसीलिए तो मेरे लिए भी मैक्रो लेवल पे जो चेंजेस आए वो धीरे धीरे माइक्रो लेवल तक गए। आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना ऊपर चला गया है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को वापस लाना है तो कैसे लाओगे? आज की डेट में सबकी सैलरीज कितनी कम हो गई है, अब उसको वापस लाना है तो कैसे लाओगे? आज की डेट में कोई खर्चा नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा अप्रैल के बाद थोड़ी ऑटोमोबाइल सेल्स पिकअप करी है, लेकिन अप्रैल में ऑटोमोबाइल सेल्स हो नहीं रही है। मारुति सुजुकी ने पूरे अप्रैल मंथ में 0 सेल्स दिखाई है, 0 सेल्स। सो ये सब से हो क्या रहा है? एक कॉन्सेप्ट समझना, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, मनी का वेलोसिटी की बात हो रही है। मैंने गाड़ी खरीदी तो मैंने पैसा दिया किसी को, वो उसकी इनकम हो गई। अब वो उसकी इनकम हुई तो उसने वो खर्चा किया, उसमें से कुछ उसने सेव किया और बाकी का पार्ट उसने खर्चा किया। ऑब्वियसली टैक्स दिया, टैक्स अवॉइड नहीं कर रहे, टैक्स दे रहे। तो उसने टैक्स दिया, उसने कुछ सेव कर लिया और उसने फिर इन्वेस्ट कर दिया। अब उसने खर्चा कर दिया, बेसिकली खर्चा कर दिया तो वो किसी और की इनकम हुई। उसने भी यही किया, पहले टैक्स दिया, फिर सेव किया, फिर खर्चा कर दिया। तो जो मेरे पैसे थे उनका एक रेसिप्रोकेशन इफेक्ट बनता है, एक चेन बनती है पूरी। अगर मैं कार खरीदूंगा तो बहुत सारे लोग होंगे चेन के अंदर जिनको पैसा मिलेगा, उसकी वजह से उसको मिलेगा, उसकी वजह से उसको मिलेगा। और मैं कार नहीं खरीदूंगा तो ये पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी। ये चेन स्टार्ट ही नहीं होगी, ये चेन ब्रेक हो जाएगी। पैसा फ्लो नहीं होगा, पैसा कम फ्लो होगा तो GDP कम हो जाएगा और बहुत दिक्कतें आने लगेगी, रेसेशन आने लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। ये
इसमें से बाहर आना है तो बहुत ज़रूरी है कि लोग खर्चा करें। लोग खर्चा करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों की सैलरी बढ़े। आप बोल रहे हो लोगों की सैलरी कम हो गई लेकिन लोग खर्चा करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के अंदर चले गए थे फिर से। ओके, लेट्स कमिंग टू द my YouTube channel name is FinFuture, you can see that. Career opportunity, very good question. Data analyst in finance, guys आज के डेट में सबसे हॉट फील्ड ये चल रहा है, फाइनेंस के साथ डेटा एनालिसिस। अभी डेटा एनालिसिस क्या है, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग फिर से मिलेंगे तब और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको बस ना एक बैरियर होता है अपने दिमाग में कि मैं कोडिंग करूंगा क्या, यार मैं कोडिंग वोडिंग नहीं कर सकता यार। तो ये जो बैरियर है इसको तोड़ देना है, ठीक है। कुछ बीकॉम के बंदे थे, उनको गेमिंग में इंटरेस्ट था, गेम्स वो लोग खेलते थे बहुत ज़्यादा, और खेलते खेलते उनको इंटरेस्ट आया कि ये बनता कैसा है, तो बनाने भी लग गए। आज की डेट में सोनी उनसे गेम्स खरीदता है, बीकॉम ग्रेजुएट्स। क्यों? क्योंकि आज की डेट में स्किल सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है, तुम्हारा डिग्री क्या है मैटर ही नहीं कर रहा है। नाउ कमिंग टू डेटा एनालिसिस इन फाइनेंस, तो अगर तुम्हें डेटा एनालिस्ट बनना है तो तुम्हें कोडिंग से नफरत नहीं होनी चाहिए, कोडिंग से तुम्हें भागना नहीं चाहिए। एक रेजिस्टेंस तुम्हारे दिमाग में होगा, उसको तोड़ के तुम्हें कोडिंग सीखनी होगी। क्या है कोडिंग में? पाइथन है, आर है, ऐसी बहुत सारी तुम्हारे पास कोडिंग लैंग्वेजेस है जिसको यूज़ करके तुम डेटा एनालिसिस कर सकते हो और एल्गोरिथम्स बना सकते हो। और ये जो डेटा एनालिसिस होगा इससे मैं शेयर्स पिक कर सकता हूँ कि कौन सा शेयर मुझे पिक करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये जो इवेंचुअल बात करता हूँ मैं कि एंड गोल ये होगा, एंड में ये होगा, एंड में ये होगा, इसके बीच में बहुत बड़ी जर्नी है। जो जर्नी के टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट भी है कि नहीं इसके अंदर। Can finance and analytics parallelly? Yes, it should be done parallelly. Both the things should be pursued together. If you are pursuing, अगर बहुत difficult हो रहा है तो आप slow करो उस चीज़ को, लेकिन दोनों चीज़ें साथ में करो क्योंकि दोनों चीज़ें आज के डेट में साथ में अप्लाई हो रही है। What are the things that the person should keep in mind while opting this career? दिमाग में ये रखो कि persistence बहुत ज़रूरी होगा। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। दिमाग में ये रखो कि 12th एक आखिरी साल नहीं होता जब पढ़ना होता है, या फाइनल ईयर एक आखिरी साल नहीं होता जब पढ़ना होता है, या नौकरी लग गई तो उसके बाद पढ़ना नहीं है, ये नहीं होता है। दिमाग में हमें ये रखना है कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर मुझे ऊपर चढ़ना है, अगर मुझे सीढ़ी पे चढ़ना है तो मुझे सीखते हुए ऊपर चढ़ना होगा। अगर मैं ऐसे ही चढ़ जाऊँगा तो वो गिर सकता हूँ एकदम से, ठीक है। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे को एक फ्रेमवर्क बनाना है, एक थॉट प्रोसेस बनाना है, जिसके अंदर थॉट प्रोसेस के अंदर वो नहीं होगा कि यार थोड़ा सा कर ले बस उसके बाद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ ले उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेवल 1 हो जाए उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस को हटा के ये आना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे कुछ सीख जाऊँगा तो क्या होगा, सीख जाऊँगा तो क्या होगा। स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना कि लाइफ का जो पर्पस है वो है टू अटेन नॉलेज अटेन करना। बहुत सारे आजकल के युवा जवान लोग हैं जो कि सोचते रहते हैं कि यार मैं क्यों हूँ इस धरती पे, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है। तो यार ये सब सोचना बंद कर दो और ये समझ लो कि यू आर हियर टू अटेन नॉलेज एंड स्टार्ट अटेनिंग नॉलेज एज मच एज यू कैन। यस गाइज, एनी अदर क्वेश्चंस? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वी हैव? तो यार देखो CFA में 10 सब्जेक्ट है, आप वो 10 सब्जेक्ट के नाम देख लो एक बार तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 10 सब्जेक्ट है जिसके अराउंड पूरा फाइनेंस रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। सो ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर था, इधर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है। इन्वेस्टमेंट बैंकर था, यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस नाम का सब्जेक्ट है। ये जो मार्केट्स है इसमें इक्विटी नाम का एक सब्जेक्ट है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स नाम का एक सब्जेक्ट है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब सारे जो रियल एस्टेट हो गया, करेंसीज हो गया, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। विल हैविंग नॉलेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स हेल्प इफ आई एम इनटू मार्केटिंग? यस, मार्केटिंग प्लस डेटा एनालिसिस हर चीज़ में लगेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर डेटा एनालिसिस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में डेटा है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा। यहाँ पे अलेक्सा है, अलेक्सा अभी सुन रही है मेरी बात सारी, ठीक है, तो वो हमेशा सुनती रहती है। उसको जैसे ही बोलो कि अलेक्सा प्ले अ सॉन्ग, देन अलेक्सा प्लेज दैट सॉन्ग, ठीक है। तो ऊपर से अभी बंद किया हुआ है, दैट इज वाई उसने बोला नहीं अभी तक, नहीं तो वो अभी तक बोल देती कुछ ना कुछ। आई डोंट नो दैट।
समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही आजकल गूगल असिस्टेंट आ गया है एंड आपके मोबाइल फ़ोन्स भी सब कुछ सुन रहे हैं। तो उसमें कुछ ख़राब बात नहीं है मेरे हिसाब से, बट उसमें यह है कि आपके बारे में आपको उतना नहीं पता होता जितना सामने गूगल को पता होता है, जितना सामने अमेज़न को पता होता है, जितना सामने माइक्रोसॉफ्ट को पता होता है। इन लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता है। ये लोग सारी एनालिसिस करते हैं, आप क्या बोलते हो, आप किस बारे में बात करते हो, आपकी वेब हिस्ट्री क्या है, आप सर्च क्या करते हो, इन सब चीज़ों के बाद आपको रिकमेंडेशंस आते हैं। ठीक है, ये पूरा एक डेटा एनालिसिस का वेब है जिसमें कि एनालिसिस बहुत ही तगड़े लेवल पे चल रहा है। फ्यूचर में 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोग सब रोबोट्स के साथ काम करने वाले हैं। सो रोबोट्स के साथ काम करेंगे तो हमें रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस देना आना चाहिए, हमें रोबोट्स के साथ बात करनी आनी चाहिए, रोबोट से काम करवाना आना चाहिए। बट रोबोट्स क्या काम करेंगे? बेसिकली रोबोट्स काम करेंगे ऑपरेशंस वाला। अभी जो एनालिसिस वाला काम है वो रोबोट्स तक जाना मुश्किल है, तो वो एनालिसिस वाला काम तो आप ही करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपका माइंड एनालिटिकल बना के रखना है। वो कैसे बना के रखोगे? आप कैट के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। कि कोई भी एक एप्टीट्यूड एग्जाम उठाओ, आपको एग्जाम क्लियर नहीं करना है। एग्जाम क्लियर करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। Objective is to create, prepare your mind for analytical stuff which is going to come in future. फ्यूचर में बहुत एनालिटिकल चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। ऑपरेशनल स्टफ जो है वो रोबोट्स करेंगे, आप रोबोट से वो ऑपरेशनल स्टफ करवाओगे। एनालिसिस का जो काम होगा वो रोबोट्स नहीं कर पाएंगे, वो आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए आज से प्रिपेयर करो, आज से अपने माइंड को एनालिटिकल बनाओ। कैसे बनाओगे? कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट पकड़ो, उसकी प्रिपरेशन शुरू करो। एग्जाम क्लियर करना इज नॉट द मेन एम। एग्जाम क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, मेन एम इज टू क्रिएट योर माइंड, ठीक है, एंड मेक योर माइंड रेडी टू फेस दैट बैटल। यस गाइज, एनी अदर क्वेश्चन? आई एम गोइंग टू रैप इट अप इन नेक्स्ट 2-3-4 मिनट्स। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके बताने में, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में। आपने जो क्वेश्चंस पूछे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा कि ये वन वे कम्युनिकेशन था। आपके क्वेश्चंस मेरे इधर लेफ्ट साइड में तुरंत आते जा रहे थे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आपको थोड़ी बहुत मदद कर दी। शायद आपको इस सेशन से कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर हुआ है तो आप एक कमेंट कर दीजिए, येस इट विल मेक माई डे। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि हमने क्या किया आज। हमने एक बहुत सिंपल एग्जांपल से, इकोनॉमिक्स के एग्जांपल से शुरू किया, मास्क और सैनिटाइज़र के, और हम उसको फाइनेंस में लेके आए। हमने फाइनेंस में देखा कि कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं। हमने देखा कि एक बाय साइड में पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, अब तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। सेल साइड में इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा। मार्केट में रिसर्च वाले बंदे बैठे होंगे जो रिसर्च कर रहे होंगे सब कुछ, और सबकी हेल्प करेंगे यार। रिसर्च वाले अच्छे होते हैं, रिसर्च करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का रोल होगा। तो ये अलग अलग रोल्स होंगे। अब ये रोल्स के लिए जाना है तो ऑब्वियसली अगर आप फाइनेंस रिलेटेड फील्ड चूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं भी चूज़ करते फाइनेंस रिलेटेड फील्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्यूचर में इसके अंदर टर्न लेके घुस सकते हो। सो आई वॉज बीटेक फ्रॉम IIT धनबाद एंड कंप्यूटर साइंस में था मैं, एंड आज मैं जो कर रहा हूँ दैट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग देन। सो ये जो चीज़ है ये कंपेरेबल नहीं है। आज की डेट में लोग ऐसे कैसे भी जा रहे हैं, तो आपको भी कैसे भी जाना है। इवेंचुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेन स्किल्स, टू अटेन नॉलेज लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, नॉलेज लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। करियर प्रोग्रेशन अपने आप दिखने लगेगा, आगे की बात अपने आप दिखने लगेगी। ठीक है, जैसे ही आप आगे पहुँचोगे आपको आगे का रास्ता और दिखने लग जाएगा। पर आज के आज खड़े के क्वेश्चन मत करो कि यार मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी, मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं। मेहनत करने से भागना नहीं है, मेहनत बहुत सारी करनी है और पढ़ाई बहुत सारी करनी है, और उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक्सपीरियंस से फीडबैक लेना है और फिर समझना है क्या पढ़ना है, फिर फीडबैक लेना है, फिर समझना है क्या पढ़ना है। और इन बातों में नहीं आना है कि 1 साल पढ़ ले फिर नहीं पढ़ना है, 1 साल पढ़ ले फिर नहीं पढ़ना है। इन बातों में बिल्कुल नहीं आना है। क्या करना है? खुद का दिमाग लगाना है और करते जाना है, रुकना नहीं है। Thank you so much guys, thank you so much.